थी। इसलिए ग्रैनी सी परेशान होकर विलेज चीफ से पूछती कि क्या किन्नू की कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई। इनफैक्ट सभी एल्डर्स परेशान थे। उन्हें पता नहीं था कि ओवरलॉर्ड बॉडी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बस विलेज चीफ ने इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ओवरलॉर्ड बॉडीज नाम की टोपी पहना दी थी। और इसकी हकीकत बस ग्रैंडपा मास्क ही जानते हैं। वो तो अब परेशान होकर चीफ को देखने लगे कि पता नहीं अब चीफ कौन सी नई टोपी पहनाने वाले हैं। उतने में ही चीफ खुश होकर कहने लगे कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कोई बॉडी बार-बार अवेकन हो रही तो फिर इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ओवरलॉर्ड बॉडी का 2 बार अवेकन होना तो आम बात है। जब 3 या 4 बार ब्रेक थ्रू हो जाए तभी समझ जाना कि तुम ट्रांसेंडेंस realm में पहुंच चुके हो। मेरे ख्याल से किन्नू आगे चलकर और भी कई बार अपनी ओवरलॉर्ड बॉडी को अवेकन करेगा। तो बेचारे इन सभी लोगों ने चीफ के एक और झूठ पर यकीन कर लिया। और किन्नू तो सबसे बड़ा उल्लू बन रहा था। उसने तो ये तक कह दिया कि हमारे विलेज चीफ जितना नॉलेज किसी और के पास नहीं है। जब भी ये कोई बात एक्सप्लेन करते हैं तब हर एक चीज का सेंस बनता। वहीं पर एंडरमास दिल ही दिल में कहने लगे कि ये बुड्ढा तो हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढकर खुद को एक्सपोज होने से बचा लेता है। पिछली बार इसने ओवरलॉर्ड बॉडी का नाम बताकर इन लोगों को चूना लगा दिया और इस बार तो ट्रांसेंडेंस realm का नाम बताकर सीधे ऑयल पेंट ही लगा दिया। खैर ये कहानी किन्नू को ही ज्यादा दिनों तक उल्लू बनाएगी। बाकी के सभी एल्डर्स तो आज ना कल सच्चाई को जान ही लेंगे। इधर किन्नू अपने एल्डर्स से पूछ रहा था कि बताइए फिर आप मेरी ट्रायल कैसे लेने वाले हो? क्या मुझे 1 बाय 1 आप सभी का मुकाबला करना होगा? जिस पर ग्रैंडपा डेफ कह रहे थे कि बैटल सी हर बार सॉल्यूशन नहीं होती। उतने में ही एल्डरमा उसे समझाने लगे कि हम सभी लोग अपनी पावर्स को सील करके बस स्पिरिट एम्ब्रियो realm से तुम्हें चैलेंज करेंगे। और उतने में एल्डर बूचर किन्नू से कहते कि बच्चे मैं तो तेरे पे जरा भी रहम नहीं दिखाने वाला। तो भले इन बाकी के बुड्ढों को हरा दे लेकिन मुझे हरा नहीं पाएगा। जो सुनते साथ ही ग्रैनी सी गुस्से में बूचर से कहने लगे कि तू तो हमेशा बकबक करता रहता। ये मत भूल कि मेरे किन्नू के पास ओवरलॉर्ड बॉडी है जिसका यूज करके वो तेरी चटनी बना देगा। उनका गुस्सा देखते साथ ही सभी एल्डर जोर-जोर से हंसने लगे। उतने में ही एल्डर लेम ग्रैनी सी से कह रहे थे कि अरे तुम ही तो हो जिसे किन्नू के विलेज छोड़कर जाने से नफरत है। तो तुमने यही सोचना चाहिए कि किन्नू इस मुकाबले में हार जाए। फिर तो किन्नू हमारे ही साथ रहेगा। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहते कि किसी ना किसी दिन हम सभी को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता। चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने के बाद घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हमने भी किन्नू को आजाद करना चाहिए। वहीं पर किन्नू पहले चैलेंज के लिए तैयार हो गया। ग्रैंडपा लेम उसे चैलेंज करने वाले पहले शख्स थे। वो कहते किन्नू वो बादल देख रहे हो? चलो रेस लगाते हैं। जो भी सबसे पहले उस बादल पर पहुंचेगा विनर वही बनेगा। वैसे तुम मेरे से छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें पहले जाने का मौका देता हूँ। जिस पर किन्नू कहने लगा ग्रैंडपा आप भी मेरे सीनियर हो तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप जाएं। अभी दोनों पहले तुम करके जिद कर रहे थे और बाकी एल्डर्स काफी देर तक इनका तमाशा देखते रहे। इसलिए फाइनली ग्रैंडपा बूचर अपनी आंख बरसाते हुए कहने लगे कि जल्दी से भागो कमीनों, जो भी यहाँ रुकेगा मैं उसे क्रश कर दूंगा। जो सुनते साथ ही ये दोनों तो डर के मारे वहाँ से रवाना हो गए। इनका स्पीड बड़ा ही गजब का था। इनफैक्ट किन्नू तो रेस के दौरान ग्रैंडपा लेम को चिढ़ाने भी लगा। जो देखो कहते बच्चे अब तो तुम बड़े हो चुके हो, लगता है कि आज तुम मुझे हरा ही दोगे। और इतना कहते साथ ही उन्होंने किन्नू के पाँव को पकड़कर उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। इसलिए अब किन्नू भी शैडो स्वैप का यूज करते हुए ग्रैंडपा लेम को नीचे गिराते हुए कहने लगा कि बस ऐसे स्माइल करते हुए दूसरों की
रहते थे, लेकिन उनकी एक रेपुटेशन थी, जब भी वो मुकाबला हारेंगे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जिसके चलते पूरे सैंडलाव विलेज के जलकर राख होने का खतरा भी था। इसलिए इन लोगों ने बिना ब्लेड्स के फाइट करने का डिसीजन लिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी जवानी के दिनों में एल्डर बूचर ने कड़ा पहरा होने के बावजूद भी एम्परर का सिर काट दिया था। वो कहते हैं कि मेरे ब्लेड की ऑरा के सामने ना ही कोई एम्परर टिक पाया और ना ही कोई गॉड। किन्मो बचपन से ही उनके साथ प्रैक्टिस किया करता। उन्होंने किन्मो को अपनी रॉ पावर को यूज करना सिखाया और आज उसी माइंड पावर का यूज करके ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ चुके थे। मगर फाइनली
कर दी। सभी एल्डर से देखकर हैरान थे और फाइनली जब किन्मो ने अपनी पेंटिंग कंप्लीट की उसके बाद ही अपनी तलवार को म्यान में रख देता है। चीफ और सभी एल्डर्स मिलकर उसे बधाई देने लगे क्योंकि उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। तो इस तरह से किन्मो ने 9 एल्डर्स के सभी ट्रायल्स को पास कर लिया। चीफ उसे बताते हैं कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स जरूरी थी वो तुमने मास्टर की है। एल्डर लेव ने तुम्हें भागना और चालाकी सिखाई। एल्डर मास्क ने एल्केमी का यूज करके दूसरों की मदद करना सिखाया। एल्डर ब्लाइंड ने तुम्हें इल्यूजन को ब्रेक कर सच्चाई को पहचानना सिखाया। वहीं पर एल्डर म्यूट ने तुम्हें ये समझाया कि मुश्किल हालातों में खुद को शांत कैसे रखा जाए। एल्डर बूचर ने तुम्हें हिम्मत और बहादुरी दी। एल्डर डेफ ने तुम्हें आर्ट और उसकी नजाकत सिखाई। एल्डर माँ ने तुम्हें ताकत और प्राइड दिया और ग्रैनी सी से तुमने सीखी रहमदिली और विजडम। तो आज तुम इस सांला विलेज के बाहर की दुनिया में कदम रख सकते हो। जाओ जाकर इस दुनिया को एक्सप्लोर करो। किन्मो तो ये गाँव और अपना घर छोड़ते वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने 9 एल्डर की सभी वुडन कार्विंग्स को अपने बैग में भर लिया ताकि जब भी उसे अपने एल्डर्स की याद आए तब वो इन कार्विंग्स को देखकर खुद को तसल्ली देगा। चीफ ने उसे बताया था कि यांगकांग का ये सफर मुश्किलों से भरा होगा मगर उसे हमेशा अपनी खुद की बनाई पाथ पर चलना है। तो अब किन्मो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने सभी ग्रैंडपास को गुड बाय बोलकर आगे बढ़ने लगा। इसलिए किन्मो आगे जाकर उन्हें पलट के देखता है लेकिन वो लोग उतनी ही दूरी पर थे। तो किन्मो थोड़ा सा और आगे जाकर पलट के देखता है मगर दूरी अभी भी उतनी ही थी। इसलिए अब किन्मो ने तुरंत ही थोड़ा सा भागना शुरू किया और जब उसने पलट कर देखा कि एल्डर तो उसके और भी ज्यादा करीब आ गए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका जिगर का टुकड़ा उनसे दूर हो जाए। वहीं पर किन्मो कह रहा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा। और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर सभी एल्डर्स के गले लगने लगा। ग्रैनी सी के सामने तो घुटनों पर बैठकर 3 बार अपना माथा टेकता है। और गाइस ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। ग्रैनी सी भी ये देखकर रोने लगी। वो किन्मो को समझाती है कि बाहर की दुनिया में तुम्हें बेरहम लोग मिलेंगे। वो हमारे ग्रेट डाचू के लोगों जैसे नरम दिल नहीं होंगे तो तुम्हें वहाँ पर हमेशा संभाल कर रहना है। ग्रैंडपा लेम बता रहे थे कि अगर तुम कोई मुकाबला जीत ना पाओ तो सीधे वहाँ से भाग जाना। वहीं पर एल्डर मास्क कह रहे थे कि अगर तुम किसी के खिलाफ जीत ना पाओ तो तुम उन्हें जहर भी दे सकते हो। वहीं पर ग्रैंडपा ब्लाइंड ने उसे लड़कियों से दूर रहने की सलाह दी थी। ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि अगर किसी ने तुमसे बेवजह पंगे लिए तो उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर देना। साथ ही चीफ ने उसे बताया कि तुम स्ट्रांग रहो। ये मत भूलना कि तुम्हारे पास सबसे पावरफुल और लाड बॉडी है। तो इतनी सारी सजेशंस लेकर फाइनली किन्मो सांला विलेज से बाहर आ गया। यहाँ पर वो सबसे पहला तो उसके दोस्त जायंट एप के पास चला गया जो कि उससे कह रहा था नन्हे उस्ताद जल्दी से वापस आना, मैं हर रोज तुम्हें मिस करूंगा। वहीं पर किन्मो ने नोटिस किया कि जब से जायंट एप ने एक थंडर साउंड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है तब से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग जेन ऑरा रिलीज होने लगी। ये तो बिल्कुल उस टेंपल में मौजूद धर्मा प्रोटेक्टर जैसे नजर आ रहा। अब किन्मो से टेंपल के बाहर आ गया जहाँ पर उसकी डीमन शियान से मुलाकात हुई थी। यहाँ पर वो शियान के स्टैचू को देखकर ही हैरान हो गया और उससे पूछ रही थी कि बताओ किन्मो मेरा स्टैचू तुम्हें कैसा लग रहा। दरअसल उस दिन जैंग विलेज पर कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था तो मैंने उन सभी को खाकर अपना पेट भर लिया। जो देख यहाँ के विलेजर्स को ये लगा कि मैं कोई माउंटेन गॉड हूँ इसलिए उन्होंने मुझे भेड़ बकरियाँ ऑफर करना शुरू कर दी। तो मैंने भी फैसला लिया कि अब मैं यहाँ के लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। किन्मो भी शियान की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया जिसके बाद वो शियान को अलविदा कहते हुए अपने सफर पर रवाना हो जाता है। मगर तभी हुनिंग वहाँ पर पहुँच गई और उसे कह रही थी सर क्या आपको कोई कुली चाहिए जो आपका लगेज उठाए या फिर आपको किसी खाना पकाने वाले की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको बोर हो तो कोई ना कोई चाहिए होगा जो आपसे गप्पे लड़ाए। आपके लिए तो मैं ये सारे काम कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। मगर किन्मो उसकी नहीं सुन रहा था इसलिए वो बेचारी तो सीधे उसके पाँव से लटक गई। वो किन्मो को बता रही थी कि मुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस गेन करना है ताकि मैं भी अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर पाऊँ। इसलिए किन्मो
है। अरब वो विंड हॉल की शिप पर सवार होकर मिशुई पास की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में विंड हॉल का मास्टर जिन्मो को बता रहा था कि यांगकांग नेशन और ग्रेट डाचू कॉन्टिनेंट को शेंगडुआन माउंटेन में सेपरेट किया है। अगर हम पहाड़ी रास्ता चुनते तो हमें शेंगडुआन माउंटेन को क्रॉस करना पड़ता, तो उससे बचने के लिए हम यांग रिवर से सफर कर रहे हैं ताकि हम मिशुई पास से होकर यांगकांग में पहुंच जाएंगे। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हमारे सेट के पास तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है ना, फिर आप उसका यूज करके मुझे यांगकांग क्यों नहीं भेज रहे? वो तो काफी ज्यादा सिंपल होगा। जिस पर विंड हॉल का
लायक हो गया। उसे लग रहा था कि यहाँ पर भी डार्कनेस में छुपे हुए मॉन्स्टर आएंगे, मगर ये तो यांगकांग नेशन है। यहाँ पर रात के समय डार्कनेस नहीं बल्कि चांद खिलता था। किन्मो ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम असली चांद को देखा। वो हुलिंग को बताता है कि मैंने मूनशिप के ब्रोकन मून को देखा था, वो थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखता है, बस उसमें इसकी जैसी चमक नहीं थी। हुलिंग भी सितारों से भरे इस आसमान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। किन्मो कह रहा था कि पता नहीं हमारे डाचो में डार्कनेस क्यों आया होगा, वहाँ के लोगों ने तो कभी चांद को भी नहीं देखा। शायद यांगकांग पर हेवन की ब्लेसिंग है, पता नहीं। ये
कर चुकी। वहीं पर किन्मो और हुलिंग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले, जो देखकर ही कॉपसेट का बंदा कहता है कि बच्चे मेरे होते हुए तो यहाँ से भाग नहीं सकता, और फिर उसने अपने ढेर सारे टैलिस्मान सीधे किन्मो के पीछे लगवा दिए। इधर हुलिंग और किन्मो पर उन कॉप्सेस ने अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते इन्हें जंगल में आकर उतरना पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी। कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, तो कॉप्स इमॉर्टल अपने ग्रीन टैलिस्मान को उनके सामने एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो सभी लोग एक जगह पर फ्रीज हो गए थे। और फिर पीछे से उन कॉप्सेस ने
हूँ, लेकिन पता नहीं मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊंगा। तो युवान चियोन उसे बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद तुम्हें जियांगलिंग कुरियर कोच मिल जाएगी, तो ये ट्रैवल पास उन्हें दिखा देना और वो लोग तुम्हें कैपिटल तक पहुँचा देंगे। मेरा भाई युवान यान भी उसी गैरेज पर काम करता है, तो उसे बस मेरा नाम बता देना। इसलिए किन्मो तुरंत ही युवान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल पड़ा। किन्मो सोच रहा था कि यांगकांग में भी अच्छे और बुरे ऑफिशियल्स का शेयर है, ये बंदी काफी ज्यादा नेकदिल होगी। वहीं पर युवान चियोन को भी किन्मो के लिए बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि इस लड़के ने इतनी कम एज में ही अपना सब कुछ खो दिया, शायद दाइजियांग काउंटी में ये अकेला ही जिंदा बचा होगा। वहीं दूसरी तरफ वो इवल कल्टीवेटर एल्डर माँ से पूछ रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बीटल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तब तक वहाँ पर उस बंदे के ढेर सारे फ्लाइंग कॉर्प्सेस भी पहुंच चुके थे, लेकिन ग्रैंडपा माँ ने जैसे अपना ज़ेन फॉर्म एक्टिवेट किया, उनकी बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरा से वो सभी कॉर्प्सेस जलकर राख हो गए। इधर वो कल्टीवेटर भी समझ जाता है कि वो इस बंदे से पंगे नहीं ले सकता, इसलिए वो तुरंत ही उनके सामने नील डाउन करते हुए रहम की भीख मांगने लगा। उतने में ही एल्डर माँ ने अपने ड्रैगन्स के जरिए वहाँ पर एक कॉफिन लाकर पटक दिया। उस बंदे से कह रहे थे कि मैंने अपने लाइफ में ढेर सारे इविल्स का सामना किया है, तो मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी नेकदिल नहीं। अगर चाहो तो मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, तो अगर तुम अपना वेपन हमेशा के लिए ड्रॉप कर दो तो शायद मैं तुम पर रहम दिखाऊं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये कॉफिन तुम्हारे लिए तैयार है। तो वो बंदा तुरंत ही अपना सिर पटकते हुए उनसे माफी मांगने लगा। जब उसने ऊपर देखा तब तक एल्डर माँ वहाँ से जा चुके थे, इसलिए वो बंदा दोबारा से औकात पर आते हुए इस कॉफिन को लात मार देता है। वो कहने लगा कि अच्छा हुआ मैंने उसके सामने डरने का नाटक किया था, वरना वो बेवकूफ तो मुझे मार ही देता। वैसे भी हमेशा बहादुरी दिखाना सही नहीं होता, जो मुकाबला तुम जीत ना पाओ उस वक्त घुटने टेक दो। खैर मैं तो बच गया, मगर मेरे सारे रेड बीटल्स मारे गए। मैंने उन बीटल्स को रिफाइन करने में न जाने कितने साल गुजार दिए थे, और ये